सभी को मेरा नमस्कार। सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य लेकर आपके साथ है। सबसे पहले भूमिका लिखते हैं और कार्ल मार्क्स की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी दास कैपिटल, और उनके साथी थे एंजिलस द्वारा दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, विज्ञान और अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों पर प्रस्तुत विचारों के समूह को ही मार्क्सवाद कहलाता है। ये कार्ल हेनरिच मार्क्स जिनका जन्म 1818 और मृत्यु जो है वो 1833 में हुई है, एक वैज्ञानिक समाजवाद के थे। मार्क्स के विचारों को मार्क्सवाद, मार्क्स समाजवाद और समाजवाद के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर अमरनाथ के अनुसार मार्क्सवाद दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों का एक पद्धति है। इसके प्रवक्ता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स हैं, जिन्होंने नई परिस्थितियों में सोवियत संघ के क्रांतिकारी नेता व्लादिमीर इलिच लेनिन, जिनका जन्म 1870 में और मृत्यु 1924 में हुई थी, चीन के नेता माओ तुंग के व्यवहारिक रूप से इस दिए सिद्धांत को और भी ज़्यादा समृद्ध किया है। आइए बात कर लेते हैं मार्क्सवाद के उदय की। मार्क्सवाद का उदय 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ है, जब चिरसम्मत उदारवाद अपने चरम उत्कर्ष पर था और पूंजीवाद पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। आदर्शवाद ने मानव कल्याण और मानव स्वतंत्रता को भी जो आशाएं बांधी थी, उसे पूंजीवाद ने सब धूलिधूसर कर दिया है। कार्ल मार्क्स ने अर्थव्यवस्था के लिए मार्क्सवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसी से मार्क्सवाद का शुभारंभ हुआ है। मार्क्स ने 1844 में वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया। मार्क्स का दर्शन व्यवहारिक था। उसने लिखा है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया है, और उन्होंने साम्यवाद की घोषणा पत्र में मजदूरों को आह्वान करते हुए कहा कि विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ। लास्की ने कहा कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया है और उसे एक निश्चित आंदोलन बना दिया। 1917 में रूस की क्रांति ने मार्क्सवाद को एक राज्य व्यवस्था के रूप में कायम कर दिया है। मार्क्सवादी सिद्धांतों की बात करते हैं तो दो मुख्य सिद्धांत हैं। चिर सम्मत मार्क्सवाद, जिसमें कि मार्क्स के ओरिजिनल जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति हुई है, उन पर आधारित है। और जो समकालीन मार्क्सवाद है वो पूंजीवाद की जगह समाजवाद को लाना चाहता है। उत्पादन प्रणाली में पूंजीवाद की जगह समाजवाद लाना और मनुष्य को सच्ची स्वतंत्रता दिलाना ही समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है। चिरसम्मत भौतिकवाद के अगर सिद्धांतों की बात करें या तत्वों की बात करें तो चार मुख्य तत्व हैं। सबसे पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। आइए इनको जान लेते हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है। द्वंद्व, जैसा कि आप जानते हो, दो चीज़ों का टकराव। मार्क्सवाद ने इसे एक सर्वांगीण जीवन दर्शन कहा है। और द्वंद्व और भौतिकवाद, यह मार्क्सवादी जो सिद्धांत है उसका उत्स है। परिवर्तन सदैव गुणात्मक होता है, कभी भी ये आकस्मिक नहीं होता है। आंतरिक विरोध ही संघर्ष का परिणाम है, यानी आंतरिक विरोध होते रहते हैं। यह विरोध पूंजीपति वर्ग और शोषक और शोषित वर्ग के बीच में है, पूंजीपति और सरवारा वर्ग के बीच में। ऐतिहासिक भौतिकवाद किसी भी युग में समाज में आर्थिक संबंध समाज की प्रगति का रास्ता तैयार करते हैं। राजनीतिक कानून राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक संबंधों का स्वरूप निर्धारण करते हैं। मार्क्स का मानना है कि आर्थिक संबंध उत्पादन शक्ति और वितरण प्रणाली से समाज के स्वरूप या के परिवर्तन में होते हैं, यानी किसी का भी स्टेटस जो है उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्धारित किया जाता है। जैसे पूंजीपति वर्ग और ज़्यादा अमीर जो वर्ग है वो और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो इस वितरण, उत्पादन शक्ति और वितरण प्रणाली के ऊपर ये बेस्ड है। मार्क्स ने हीगल की भांति, हीगल ने विकासवाद के तीन मुख्य चीज़ें बताई हैं, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसी प्रकार
मार्क्स ने वाद प्रतिवाद और संवाद को ही विकासवाद का आधार माना है। उन्होंने कहा है इसी से गुजर कर ही सत्य परम सत्य तक पहुंचता है। हीगल का जो दर्शन था वो शीर्ष के बल खड़ा था, जबकि मार्क्स का जो दर्शन है वो पैरों के बल है। तीसरा मुख्य तत्व की बात कर लेते हैं, वर्ग संघर्ष। मार्क्स की मान्यता यह है कि वर्ग संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक मजदूर समाज के हाथों में सत्ता की बागडोर नहीं आ लेती है। वर्ग संघर्ष का प्रमुख कारण यही है क्योंकि प्रभुसत्ताशाली वर्ग जो है उसके हाथों में सत्ता रहती है और वो अपने कार्य अपने अनुसार चलाते हैं, हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। सर्वहारा वर्ग की हमेशा जो है उसको निम्नतर बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। उन्हें कार्य, क्रांति और स्वतंत्रता के आधार पर वर्गविहीन समाज की परिकल्पना की है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है, मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत से माना है वे मूल्य होते हैं जो श्रमिक के श्रम का परिणाम होते हैं, किंतु पूंजीपति जो है उनकी पूंजी को हड़प लेता है। मार्क्स इसे चोरी कहते हैं। मार्क्स श्रमिकों का जो श्रम का उचित मूल्य मिलता है यानी उत्पादित मूल्य यानी जो लाभ होता है उसको सभी का हिस्सा बनाने के समर्थन में है। अकेले पूंजीपति ही उसको ना ले बल्कि जितने भी श्रमिक है उसमें बराबर बराबर के हिस्सों में वो बटे। ये मार्क्स का चिंतन है। आइए मार्क्सवादी साहित्य चिंतन की मूल मान्यताएं क्या है। सबसे पहला जो मुख्य चीज़ है कि कला के लिए दृष्टि का वो विरोध करते हैं। वो जन कल्याण और लोक मंगल की दृष्टि को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। यथार्थ चित्रण ही साहित्य का इष्ट। उन्होंने बताया कि यथार्थ मतलब सच्चाई का चित्रण ही होना चाहिए। द्वंद्व सिद्धांत यानी टकराव परिवर्तन के कारण होता है और मजदूर और शोषित का चित्रण ही साहित्य का मुख्य विषय होने पर उन्होंने जोर दिया है। चिंतन का केंद्र मानव होता है और उसी की मुक्ति के लिए साहित्य के केंद्र में मनुष्य ही होना चाहिए, उसी के मुक्ति के उपाय होने चाहिए। वर्गविहीन समाज लोक रुचि लोक कल्याण के महत्व को स्थापित करते हुए जन काव्य परंपरा को अपनाने का आग्रह इस चिंतन में किया गया है। छठा है, साहित्य अभिव्यक्ति का एक साधन मात्र है। यह सर्वहारा का अस्त्र बन करके सामने आ सकता है। अपनी क्रांति का आह्वान करके वो साहित्य के माध्यम से समाज को चेता सकते हैं। वर्गों के आधार पर मानव विकास के इतिहास को समझकर उनकी सही समझ पैदा करना यानी मनुष्य में सही समझ पैदा करना साहित्य का परम कर्तव्य है। समानाधिकार, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, मानवीय गरिमा जिस साहित्य में उत्पन्न हो वही क्रांति और विद्रोह का जीवन दर्शन के लिए मान्य होता है। साहित्य जन जीवन में परिवर्तन संचेतना के साथ साथ एक गति प्रदान करता है, संघर्ष करने की इच्छा तथा समाज का नेतृत्व करने का गुणों का विकास करता है। यही साहित्य का मुख्य उद्देश्य होता है। साहित्य और साहित्यकार की व्यक्तिगत चेतना न होकर इसमें सामूहिक चेतना होती है। मार्क्सवाद जो है समूह के चिंतन पर बल देता है। आइए बात कर लेते हैं मार्क्सवाद का हिंदी पर क्या प्रभाव पड़ा। मार्क्सवाद का हिंदी साहित्य में गहरा प्रभाव पड़ा है और कहा भी जाता है कि राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। इसकी शुरुआत 1936 में विभिन्न भारतीय भाषाओं में मार्क्सवाद चेतना का आगमन हुआ, जो अपनी व्यापक भूमिका में आज भी उतना ही जीवंत और सक्रिय है। मार्क्सवादी प्रभाव की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कविताओं में जैसा कि आप जानते हो नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, राघे राघव और मुक्तिबोध, इन सभी के काव्य में, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, काव्य में मार्क्सवाद के दर्शन होते हैं। मार्क्सवाद की थीम वही रहेंगी। सबसे पहला जैसे वर्ग संघर्ष, पूंजीपति वर्ग का, शोषक वर्ग का विरोध करना, क्रांति का स्वर, शोषितों का यानी प्रगतिवाद की जो जो विशेषताएं थी ना सारी की सारी इसमें आप डाल सकते हो। प्रगतिवादी जो कवि थे वो सारे कवि इसी के अंदर हैं। उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद, यशपाल, राघे राघव, अमृत राय,
राहुल सांस्कृतान, भैरव प्रसाद गुप्त। कहानियों के क्षेत्र की बात करें तो प्रेमचंद, भीष्म साहनी, यशपाल, अमृतलाल नागर, अमरकांत, निर्मल वर्मा, हरि शंकर परसाई और ज्ञान रंजन। नाटकों के क्षेत्र की बात करें तो दो प्रमुख जो हैं संस्थाएं यहाँ पर हैं। जन नाट्यशाला जो जिसके अध्यक्ष शिवदान सिंह चौहान हैं। दूसरी है इप्टा, इंडियन प्यूपिल्स थिएटरिकल एसोसिएशन। आलोचना और समीक्षा की बात करते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह मुक्तिबोध की आलोचनाओं में इनके दर्शन होते हैं। कविता में देखिए सभी जो प्रगतिशील आंदोलन की प्रेरणा को ग्रहण करके मार्क्सवाद का ज्ञान संवेदन से संपन्न होकर नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, इन्होंने मार्क्सवाद की क्रांति की शुरुआत की अपनी कविताओं के माध्यम से। जैसे सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्माकुर इत्यादि जो हैं नागार्जुन की बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसके बाद रामविलास शर्मा जी हैं जिनकी रूप तरंग काव्य में यथार्थ की झलक मिलती है। त्रिलोचन जी ने धरती के कवि कहा जाता है। प्रगतिशील कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। शब्द ताप के तपाए हुए दिन, उस जनपद का कवि, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। डॉक्टर राघव जो कि मेधावी, रूप छाया और पांचाली के माध्यम से प्रगतिवादी चेतना का वर्णन करते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध का चांद का मुंह टेढ़ा में यथार्थवादी, सौंदर्यबोध, समाजवादी विचारधारा, मानवतावाद आदि के दर्शन होते हैं। उपन्यासों में मार्क्सवाद की बात कर लेते हैं। प्रेमचंद की महाजनी सभ्यता शीर्षक निबंध से जलियांवाला बाग, चोरी चौरा हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। गबन तथा कर्म भूमि में उग्र राष्ट्रीयता का समर्थन देकर के सत्याग्रह सिद्धांत के खोखलेपन को बेनकाब यहाँ पर प्रेमचंद जी ने किया है। यशपाल के आतंकवादी आंदोलन में लिखा गया पहला उपन्यास था दादा कामरेड। तेरी मेरी उसकी बात में भी यशपाल के मार्क्सवादी चिंतन का प्रभाव दिखाई देता है। राघव का हुजूर, विषाद मठ, सीधे साधे रास्ते, कब तक करूं पुकार, सतह से नीचे सांस लेने वाले वर्ग की सच्ची कहानी ये उपन्यास कहती हैं। नागार्जुन की जैसे बल्सनामा, रीतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ की मार्क्सवादी चेतना का प्रसार हम महसूस कर पाए हैं। भीष्म साहनी के उपन्यास तमस और बसंती ऐसे उपन्यास है जिसमें खरे जनवादी चरित्र को पूरी शक्ति के साथ उभारा गया है। कहानियों में मार्क्सवादी चिंतन की बात कर लेते हैं। उपन्यासों की तरह प्रेमचंद की ने अपनी कहानियों जैसे कफन, उसकी रात, मानव चरित्र, युग के सत्य को पाठकों तक पहुंचाने के लिए मार्क्सवादी चिंतन का विशेष प्रभाव दिखाया गया है। नग्न सच्चाई के सामने प्रस्तुत की है रीच, पक्षधर और प्रतिशोध जो कि विशंबरनाथ उपाध्याय जी की हैं। इसके अलावा अमृतलाल नागर, अमृत राय इत्यादि ने मार्क्सवादी चिंतन पर विशेष रूप से लिखा है। जिन सभी कहानियों को यहाँ पर प्रस्तुत करना बहुत ही मुश्किल है। समय की नजाकता देखते हुए मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कहानियाँ जिसमें छोटी छोटी घटनाओं को यथार्थ, वर्ग भेद और पूंजीवादी व्यवस्था पर आरोप लगाए हैं। नाटक के क्षेत्र में मार्क्सवाद दो मैंने संस्थाओं की बात की थी। जन नाट्यशाला जिसके निर्माण में शिवदान सिंह चौहान ने अपना योगदान दिया। प्रगतिशील नाटक कर्मियों ने गांव गांव, कस्बे कस्बे जाकर लोक परंपरा के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई। इप्टा जो कि 1942 में 1 मई जिसको मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, बम्बई की मजदूर बस्ती में अपना प्रथम नाटक दिखाया और धीरे धीरे यह आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद सभी में इसकी शाखाओं का प्रचार प्रसार हुआ। बलराज साहनी, शंभु मित्र, विनय राज और अमर शेख जैसे अनेक नाटककारों ने नवान, अमर अभिलाषा, तुमने मुझे कम्युनिस्ट बनाया, मसाल, मैं कौन हूँ जैसे नाटक खेले। इसमें मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा हुआ।
समीक्षा और आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवाद की बात कर लेते हैं। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना शिवदान सिंह के लेख साहित्य की परख से शुरू हुआ और मार्क्सवादी आलोचकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र आगे राघव, नामवर सिंह, मुक्ति बोध इत्यादि का नाम प्रसिद्ध है। रामविलास शर्मा की लोक जीवन और साहित्य, प्रकाश चंद्र गुप्त की साहित्य धारा, शिवदान सिंह की आलोचना के मान, चंद्रबली सिंह की लोक दृष्टि और हिंदी साहित्य, डॉक्टर नामवर सिंह के इतिहास और आलोचना प्रमुख रही हैं। नई पीढ़ी में यह चेतना और भी प्रबल हुई है। इस नई वैचारिकता की सूची बहुत ही लंबी है। निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मार्क्सवादी सिद्धांतों का हिंदी साहित्यकारों ने न केवल प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया, अपितु आलोचकों ने मार्क्सवादी पद्धति का अनुसरण करके विभिन्न कृतियों की व्याख्या, विश्लेषण, विवेचनाएं, समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। यह विचारधारा आज भी साहित्य में साहित्य को और भी ज़्यादा जीवंत बनाए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से मार्क्सवादी चिंतन का हिंदी में प्रभाव आप जान पाए होंगे। मार्क्सवादी चिंतन के मुख्य आधार क्या है, उसकी मान्यताएं क्या हैं और उसका हिंदी में क्या अनुप्रयोग है, ये सब आपने जाना। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ले सकते हैं। धन्यवाद।